हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। चलिए स्टार्ट करते हैं मेंस आंसर अप्रोच का 12th सेशन, जिसमें हम यूपीएससी के जीएस के चारों पेपर को आंसर राइटिंग के द्वारा कवर करने का प्रयास करते हैं। हमारी इस सीरीज में, जिसको हमने मास सीरीज नाम दिया है, इसके अंतर्गत हम डेली बेसिस पर 4 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हमारे इस प्रयास का आप बेहतर तरीके से लाभ उठाने के लिए इन क्वेश्चन को अपने स्तर पर लिख सकते हैं और उसको कमेंट सेक्शन में पेस्ट कर सकते हैं, जिसका हम एवेल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ इसके हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिससे आप जुड़ सकते हैं। इस सेशन में हम 4 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें से 2 क्वेश्चन रहेंगे भारतीय इतिहास खंड से, एक क्वेश्चन हम देखेंगे भारतीय भूगोल खंड से, साथ ही साथ एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे भारतीय राज व्यवस्था खंड से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। ये क्वेश्चन नंबर 45 है। प्रीवियस 44 क्वेश्चन हम प्रीवियस 11 सेशन में कवर करा चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये जीएस पेपर 1 के मॉडर्न इंडिया खंड से ये संबंधित क्वेश्चन है, जिसमें आपसे ये पूछा गया है कि 1857 के विद्रोह ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। एक सिपाही विद्रोह के रूप में जो शुरू हुआ, वह जल्द ही उत्तरी भारत के व्यापक क्षेत्रों में किसानों और अन्य नागरिक आबादी को उसने घेर लिया। इस पर आपको डिस्कस करना है, इस पर आपको विचार विमर्श करना है 250 शब्दों में। तो इसके अंतर्गत आपको 1857 के विद्रोह के बारे में बात करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हमारी वही टेक्निक रहेगी। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन से इसकी शुरुआत करेंगे, साथ ही साथ फिर इसके स्ट्रक्चर और बॉडीज को इसके अंतर्गत लिखेंगे और निष्कर्ष के साथ इस क्वेश्चन को एंड करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसका इंट्रोडक्शन के बारे में। ब्रिटिश जो विस्तारवादी नीतियां थीं, आर्थिक शोषण की जो प्रक्रिया थी उनकी, प्रशासनिक नवाचारों के जो संचयी प्रभाव के कारण भारत के राज्यों के जो सभी शासक, सिपाही, जमींदार, किसान, व्यापारी, कारीगर, पंडित या मौलवी थे, उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप हुआ क्या कि जो उग्र असंतोष फूट पड़ा 1857 के विद्रोह के रूप में, जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिला दिया। अगर हम बात करें 1857 के विद्रोह की, तो 1857 के विद्रोह ने भारतीय लोगों को एक साथ लाने एवं उन्हें एक देश की चेतना पैदा करने की उसने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही साथ पूरे विद्रोह के दौरान हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सभी स्तरों पर लोगों के जो सैनिक थे और उनके जो नेता थे, उनके बीच में सहयोग भी देते रहे एक दूसरे को। साथ ही साथ एक दूसरे के उन्होंने सम्मान भी एक दूसरे को दिया। इसके अलावा एक विशेष क्षेत्र में विद्रोह के सफल होने पर, जैसे कि अगर हम बात करें गो हत्या पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया गया, तो इसके प्रभाव के रूप में हम इसको देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें विद्रोह की प्रकृति के, तो इसमें कई लोगों का अपना एक मत है, जिसमें डॉक्टर के दत्ता जी कहते हैं कि 1857 का जो विद्रोह था, मुख्य रूप से एक सैन्य प्रकोप था, जिसका फायदा कुछ असंतुष्ट राजकुमारों एवं जमींदारों ने उठाया। इसके अलावा बीडी सावरकर जी का जो मत है, उनके अनुसार 1857 के विद्रोह की व्याख्या राष्ट्रीय स्वतंत्रता के नियोजित युद्ध के रूप में उन्होंने की। इसके अलावा डॉक्टर आर.सी. मजूमदार कहते हैं कि ये ना तो पहला था, ना ही राष्ट्रीय था और ना ही स्वतंत्रता का युद्ध मानते हैं, क्योंकि देश के एक बड़े हिस्से इससे अप्रभावित थे। तो इससे 1857 की विद्रोह की प्रकृति को हमने बताया। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके प्रभाव के, तो जो क्राउन का जो प्रत्यक्ष शासन भारत में स्थापित हो गया, जो कंपनी शासन था उसको समाप्त कर दिया गया। विद्रोह को पूरी तरीके से दबाने से पहले ही अगर हम बात करें, तो 2 अगस्त 1858 को ब्रिटिश संसद ने भारत की बेहतर सरकार के लिए एक अधिनियम पारित किया था, जिसको हम 1858 के अधिनियम के रूप में जानते हैं। इसके अंतर्गत महारानी विक्टोरिया को, क्राउन को, ब्रिटिश भारत का संप्रभु घोषित कर दिया गया और भारत के लिए एक राज्य सचिव की नियुक्ति की गई, और जो भारत का जो गवर्नर जनरल था, उसको वायसराय के रूप में स्थापित कर दिया गया। इसके अंतर्गत क्वीन की प्रोक्लेमेशन होती है, रानी की घोषणा होती है, जिसके अनुसार विलय और विस्तार के युग को अब समाप्त कर दिया गया। अंग्रेजों ने जो देसी राजकुमार थे, उनकी गरिमा एवं अधिकारों को सम्मान करने का उन्होंने वादा किया। इसके अलावा ब्रिटिश अधिकारियों के जो हस्तक्षेप होता था धर्म की स्वतंत्रता पर, उसको भी इसके अंतर्गत अंत कर दिया गया। हस्तक्षेप की नीति इनके द्वारा अपनाई गई। साथ ही साथ अगर हम बात करें, फूट डालो और राज करो की अवधारणा को अपनाया गया। हिंदुओं को मुस्लिम से अलग करने के लिए इसमें प्रयास किया गया। सेना को जो नागरिक आबादी थी उससे दूर रखने का प्रयास किया गया। इसके बाद साथ ही साथ जो सामाजिक रूप से विभिन्न जातियों एवं वर्गों में विघटन शुरू किया गया और अंग्रेजों द्वारा जो व्यवस्थित आर्थिक लूट का दौर उन्होंने शुरू कर दिया। साथ ही कानून का शासन स्थापित किया गया। उद्घोषणा के अनुसार ये इसके अंतर्गत कहा गया कि जो सभी भारतीयों को कानून के तहत सम्मान और निष्पक्ष सुरक्षा का वादा किया गया,
और जो पुराने भारतीय अधिकार और जो रीति रिवाज थे और जो प्रथाएं थी उनको उचित सम्मान कानून के अंतर्गत दिया जाएगा। साथ ही साथ इसके अंतर्गत सेना के संबंधित सुधार किया गया, क्योंकि सबसे बड़ी भूमिका सेना के द्वारा ही निभाई गई थी 1857 के विद्रोह में। तो उनको उन्होंने सेना जो प्रकोप में सबसे आगे थी उसे पूरी तरीके से उन्होंने पुनर्गठित कर दिया और ब्रिटिश सैन्य नीति जिसमें विभाजन और प्रतिपाद के विचारों से पर हावी हो गई, जिसमें यूरोपीय सैनिकों की संख्या को उन्होंने बढ़ा दिया और भारतीय सैनिकों की संख्या को उन्होंने कम कर दिया। तो ये हमने बात की 1857 के विद्रोह के प्रभाव के बारे में। इसके बाद अगर हम बात करें विद्रोहियों के हार के प्रमुख कारण क्या थे उसके बारे में, तो इसमें अखिल भारतीय भागीदारी अनुपस्थित थी। जो भारत के जो पूर्वी, दक्षिणी एवं पश्चिमी भाग थे इससे अछूते रहे। सभी वर्ग इसके अंतर्गत शामिल नहीं हुए। कुछ वर्गों ने विद्रोह के खिलाफ काम किया, जैसे कि कोई अवध के तालुकेदार थे। भूमि की बहाली का वादा किए जाने के बाद ये पहले तो आंदोलन में शामिल थे, लेकिन जब इन पर भूमि की बहाली का वादा किया तो ये आंदोलन से पीछे हट गए। साहूकार एवं व्यापारियों के जो विद्रोह के प्रकोप को बुरी तरह सामना करना पड़ा, इसलिए उन्होंने जो ब्रिटिश संरक्षण के तहत उन्होंने अपने वर्ग के हितों को बेहतर ढंग से संरक्षित करने का प्रयास देखा, क्योंकि वे ये मान रहे थे कि अगर ब्रिटिश के खिलाफ वे जाएंगे तो उनके जो वर्ग के हित हैं वे विपरीत रूप से प्रभावित होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो खराब हथियार और इनके पास उपकरण थे, जो 1857 के जो विद्रोही थे उनके पास ठीक तरीके के हथियार नहीं थे, उनके पास उपकरणों की कमी थी। भारतीय सैनिक सामान्य रूप से तलवार एवं भाले से अब दूसरी तरफ थे। यूरोपीय सैनिक जो कि एनफील्ड जो राइफल थी, जो कि युद्ध का एक महत्वपूर्ण कारण थी, उसके युद्ध के नवीनतम हथियारों से वे लैस थे। साथ ही साथ जो इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ थे उससे कमांडर इन चीफ को इनकी गतिविधियों एवं उनकी रणनीतियों के बारे में सूचना इसके तहत उनको मिलती रहती थी। साथ ही साथ ये एक तरीके का असंगठित विद्रोह था बिना किसी समन्वय, और साथ ही साथ केंद्रीय नेतृत्व जिसके अंतर्गत मुगल बादशाह को, बहादुर शाह जफर को इसके अंतर्गत नेतृत्व दिया गया था, तो वह काफी कमजोर शासक था उस समय तक। तो एक तरीके से केंद्रीय नेतृत्व का इसमें अभाव था और जो बिना किसी समन्वय के यह आंदोलन चल रहा था। इसके अलावा इसमें कोई एकीकृत विचारधारा नहीं थी। औपनिवेशिक शासन की स्पष्ट समझ का लोगों में अभाव था। उनके पास कोई दूरंदेशी कार्यक्रम का भी अभाव देखने को दिखा। तो ये कारण थे जो विद्रोहियों के हार के प्रमुख कारण। इसके अलावा अगर हम इसके निष्कर्ष की बात करें तो विद्रोह ने कंपनी शासन और उसकी सेना की स्पष्ट कमियों को दिखाया। यदि विद्रोह ना होता तो ये दोष संसार के सामने कभी स्पष्ट नहीं हो पाते। अगर हम बात करें 1857 के विद्रोह ने ब्रिटिश शासन के प्रतिरोध की, जो स्थानीय परंपराओं को स्थापित किया, जो स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को तैयार करने में एक भूमि के रूप में उसने काम किया, और वह आगे चलकर राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में उसने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो इसके इस निष्कर्ष से हम इस क्वेश्चन को एंड कर सकते हैं। ये हमने क्वेश्चन डिस्कस किया मॉडर्न इंडिया खंड से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पोस्ट इंडिपेंडेंस खंड से है। ये भी जीएस पेपर 1 का क्वेश्चन है, जिसके अंतर्गत आपसे ये पूछा गया है कि जो विभाजन ने दंगों, बड़े पैमाने पर हताहतों की संख्या और प्रवास की विशाल लहर को जन्म दिया था, नए स्वतंत्र भारत पर विभाजन के प्रभाव का परीक्षण कीजिए। तो जो 1947 के अंतर्गत जो विभाजन हुआ उससे एक बहुत बड़े दंगे, बड़े पैमाने पर हताहतों की जो संख्या और जो प्रवासियों की जो संख्या को उसने बढ़ावा दिया था, तो उसके बारे में हमें चर्चा करनी है, और इसका विभाजन का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में हमें इसमें देखना है। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन से इसकी शुरुआत कर सकते हैं, जिसमें हम बताएंगे कि 14 और 15 अगस्त को भारत एवं पाकिस्तान को 2 अलग अलग राज्यों में ब्रिटिश भारत का विभाजन कर दिया गया। एक अंतिम मिनट तंत्र के रूप में इसका विभाजन किया गया था माउंटबेटन प्लान के अंतर्गत। इसके अलावा इसके बाद बड़े पैमाने पर लोगों के बीच में प्रवासन हुआ। समकालीन जो विशाल बहुमत को उसने एक तरीके से चकित कर दिया, क्योंकि जो मुस्लिम थे, अल्पसंख्यक मुस्लिम, कई मात्रा में वे पाकिस्तान जा रहे थे, और कई जो हिंदू थे वे कई मात्रा में भारत की शरण ले रहे थे। इसके अलावा जो विभाजन हुआ उसके भारत पर कई प्रभाव पड़े, जिसको हम अलग अलग उसमें पॉइंट में बांट सकते हैं। सबसे पहले हम सामाजिक प्रभाव की बात करेंगे। जो धार्मिक अल्पसंख्यक थे बड़ी संख्या में सीमा पार गए। लगभग अगर आंकड़े की बात करें तो 16 मिलियन जो लोग थे जो बेघर शरणार्थी के रूप में जिनका पुनर्वास किया जाना था। साथ ही साथ जो सीमावर्ती जिले में एक डेमोग्राफी चेंज हुई, जनसांख्यिकी परिवर्तन आया। जातीय संस्कृति जिसमें निर्जातीय धार्मिक अल्पसंख्यकों के उदय से एक अंतर जातीय संघर्ष उस समय देखने को मिला।
कोलकाता अगर महानगर की बात करें तो लोगों की संख्या बढ़ गई, जिससे जो शहरीकरण से संबंधित जो समस्याएं होती हैं, जो स्लम की जो समस्याएं होती हैं वो उसके अंतर्गत बढ़ी। बेरोजगारों की समस्या बढ़ी। बाद में सांप्रदायिक तनाव के मुकाबले ने आगे कई आंदोलन को उत्पन्न किया, जिसमें हम देख सकते हैं 1960 के दशक तक कई लोग पलायन कर चुके थे। तो ये हमने बात की भारत पर विभाजन के सामाजिक प्रभाव के बारे में। इसके बाद हम देख लेते हैं इसका जो आर्थिक प्रभाव भारत के ऊपर पड़ा, क्योंकि यहाँ से जो विभाजन हुआ जिसके अंतर्गत पश्चिमी पंजाब और जो सिंध था पारंपरिक रूप से जो कि खाद्य आपूर्ति का एक बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था, उसे अविभाजित भारत का अन्न भंडार कहा जाता था, जो कि विभाजन के पश्चात हमसे अलग हो गया। जो कि अगर हम बात करें तो कृषि क्षेत्र एक तरीके से उद्योग क्षेत्र को भी प्रभावित करता है, जिससे जो उद्योग क्षेत्र को भी काफ़ी भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसके अलावा जो कुशल श्रमिक थे, संयोग से अगर हम बात करें तो जो कुशल श्रमिक थे वे मुस्लिम थे, जिनको जो अधिकांश लोग पलायन कर गए पाकिस्तान के अंतर्गत। और अगर हम बात करें जूट क्षेत्र की, तो जो सबसे बड़ी जो आपदा हमारे देखने को मिली, जो कि हमारे जो पूर्वी पाकिस्तान के रूप में 80% जो जूट के उत्पादन का क्षेत्र था, वह जो कि आज बांग्लादेश के रूप में है, उसके तहत वह चला गया। तो ये हमने बात की उसके आर्थिक प्रभाव की। साथ ही साथ हम देख लेते हैं इसके भौगोलिक प्रभाव की। जो प्रादेशिक संसाधन थे, यानी कि हमारी उपजाऊ कृषि भूमि, जूट का क्षेत्र, वन भूमि आदि का नुकसान उठाना पड़ा भारत को। इसके अलावा जो ऊपरी एवं निचले जो तटवर्ती राज्यों के बीच जो जल संसाधन का बंटवारा हुआ, जिसके अंतर्गत हम बात करें सिंधु जल जो एक समझौता हुआ है, उसके अंतर्गत पूर्वी और पश्चिमी नहरों का बंटवारा किया गया है। साथ ही साथ जो नदी डेल्टा वाले क्षेत्र हैं, जैसे सर क्रीक का मामला आपको पता हो, तो उसके अंतर्गत सीमा विवाद देखने को मिलता है डेल्टा वाले क्षेत्र में। साथ ही साथ जो नवनिर्मित जो राष्ट्रों के बीच अपर्याप्त संचार एवं अपर्याप्त परिवहन प्रणाली थी। इसके अलावा जो अंतर और अंतर क्षेत्रीय जो व्यापार थे और जो वाणिज्य की व्यवस्थाएं थी, वह अपर्याप्त उसके अंतर्गत बुनियादी ढांचे स्थित थे। तो भौगोलिक रूप से भी भारत के जो विभाजन हुआ उसने काफ़ी प्रभावित किया भौगोलिक रूप से भी। इसके अलावा अगर हम इसके निष्कर्ष की बात करें तो दोनों देशों के संबंध कोसों दूर हैं। कश्मीर एक अभी भी फ्लैश पॉइंट बना हुआ है दोनों देशों के बीच में। और अगर हम बात करें तो दोनों देश ही परमाणु संपन्न देश बन चुके हैं। साथ ही जो भारत में जो मुसलमान रहते हैं उन पर अक्सर पाकिस्तान के प्रति वफादारी रखने का संदेह होता है। साथ ही साथ जो पाकिस्तान में 1980 के दशक में जो भारत से इस्लामीकरण पर जोर दिया गया, तो उससे वहाँ पे जो हिंदू अल्पसंख्यक थे उनको काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। तो इस तरीके के जो विचार दोनों देशों में हैं तो वह एक संकट का विषय है। साथ ही साथ 7 दशक बीत जाने के बाद भी 1 अरब से अधिक लोग अभी भी विभाजन के साए में जी रहे हैं। तो इस जो विभाजन की जो विभीषिका थी वह आज तक हमारे समाज पर देखने को मिलती है। तो ये हमने क्वेश्चन डिस्कस किया पोस्ट इंडिपेंडेंस का। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारे जीएस पेपर 1 के ज्योग्राफी खंड से है, भूगोल खंड से है, जिसमें आपसे ये पूछा गया है कि जैसे जैसे हम पृथ्वी के आंतरिक भाग की ओर बढ़ते हैं, तापमान, दबाव और घनत्व में बदलाव को ध्यान में रखें और पृथ्वी के आंतरिक भाग का अध्ययन करने का उसका क्या महत्व है उसको आपको बताना है। इस क्वेश्चन को आपको 250 शब्दों में डिस्कस करना है, जिसमें हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बताना है और तापमान, दबाव और घनत्व उसमें किस तरीके से बदलते हैं। साथ ही साथ पृथ्वी के आंतरिक भाग का अध्ययन का क्या महत्व है, क्यों उसका हम अध्ययन करते हैं, इसके बारे में हमें जानकारी इसके अंतर्गत देनी है। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन से इसकी शुरुआत करेंगे, जिसमें हम बताएंगे कि जो पृथ्वी की त्रिज्या है वो 6370 किलोमीटर है, जिससे हम अगर केंद्र की ओर पहुंचना चाहें तो वह काफ़ी असंभव काम है। इसके अलावा जो लगातार हम केंद्र की ओर जाएं तो लगातार तापमान में वृद्धि होती है, तो उन कारकों में से जो पृथ्वी के एक प्रत्यक्ष अवलोकन को सीमित करता है। अगर हम बात करें प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष स्रोतों के माध्यम से, तो वैज्ञानिक इस बात का अंदाजा लगाते हैं कि पृथ्वी का आंतरिक भाग कैसा है, इसके द्वारा वह पता लगाने की कोशिश करते हैं। चाहे वह टेम्परेचर हो, चाहे वह प्रेशर हो, चाहे वह डेंसिटी हो, इसके माध्यम से वह उसकी आंतरिक संरचना का पता लगाने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, पृथ्वी की संरचना की बात करें, तो ये 3 भागों में बटी हुई है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। ये जो क्रस्ट वाला पार्ट है वह सिलिकॉन और एल्यूमिनियम का बना हुआ है, इसको सियाल बोलते हैं। साथ ही साथ जो मेंटल है वह सिलिकॉन और मैग्नीशियम का बना हुआ है। इसके अलावा जो कोर है वह नीफे यानी कि निकिल और आयरन का बना हुआ है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जो क्रस्ट, मेंटल और जो कोर हैं उसको अलग अलग भागों में बांटा गया है। सबसे ऊपर वाला पार्ट है स्थल मंडल,
फिर एस्थेनोस्फीयर आता है, फिर मध्यमंडल, फिर बाह्य कोर को भी दो पार्ट में बांटा गया है, बाह्य कोर और आंतरिक कोर। इसके अलावा जब इसमें गुरुत्वीय तरंग से इसका अध्ययन किया जाता है तो सबसे पहले तो वेग होता है महाद्वीपीय क्रस्ट में, वह 6 किलोमीटर सेकंड होता है। फिर महासागरीय क्रस्ट में उसका वेग बढ़ जाता है। ऊपरी मेंटल के अंतर्गत भी वह वेग बढ़ता है और ऊपरी मेंटल पे ही आगे चलने पर उसका हल्का सा वेग कम हो जाता है। फिर जब जो नीचे मेंटल के अंतर्गत आता है तो उसका वेग लगातार बढ़ जाता है। फिर वापस कोर के अंतर्गत आने पर उसका जो वेग है 8 किलोमीटर सेकंड हो जाता है और आंतरिक कोर पर जाकर बाह्य कोर से जब आंतरिक कोर पर जाता है तो उसका वेग फिर से बढ़ जाता है। तो जो पृथ्वी की संरचना, आंतरिक संरचना से संबंधित क्वेश्चन आए तो आप इस डायग्राम को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तापमान आधारित अध्ययन के बारे में तो जैसे जैसे गहराई बढ़ती है वैसे वैसे तापमान बढ़ता है। अगर हम खान एवं कुओं की बात करें तो इस तरीके की स्थिति हमको देखने को मिलती है प्रत्यक्ष रूप से। साथ ही साथ जो आंतरिक भाग से निकला हुआ लावा भी यह प्रमाणित करता है कि आंतरिक जो तापमान है वह ज़्यादा है। तापमान में जो वृद्धि की दर है सतह से केंद्र की ओर अगर हम देखें तो वह एक समान नहीं है। अगर हम बात करें शुरुआत की तो हर 32 मीटर गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता है। अगर हम बात करें ऊपरी 100 किलोमीटर की तो 12 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर पर बढ़ता है। अगले 300 किलोमीटर में 20 डिग्री सेल्सियस का देखने को मिलता है हमें पर किलोमीटर। और गहराई जैसे जैसे बढ़ती जाती है, अत्यधिक गहराई में जब हम जाते हैं तो ये जो परिवर्तन की दर है वह 10 डिग्री सेल्सियस हो जाती है पर किलोमीटर के हिसाब से। अगर हम बात करें सतह के नीचे तापमान वृद्धि की दर गहराई के साथ कम होती जाती है, लेकिन अगर हम बात करें तो ये हम तापमान वृद्धि की दर की बात कर रहे हैं, ना कि तापमान की। जैसे जैसे हम केंद्र की ओर जाएंगे तो वैसे वैसे तापमान बढ़ेगा, लेकिन जो वृद्धि की दर है वह कम हो जाती है। इसके अलावा जो केंद्र में अगर हम तापमान की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा होता है। ये लगभग 3000 से 3000 से 5000 के आसपास होता है। इसके अलावा ये ठोस अवस्था में रहता है क्योंकि जो ऊपरी सामग्री है इस पर जो दबाव क्रिएट करती है इसके कारण से ये एक ठोस अवस्था में रह पाता है आंतरिक कोर। इसके अलावा अगर हम बात करें दबाव से संबंधित तो तापमान की तरह सतह से अगर पृथ्वी की केंद्र की ओर जाएं तो वहाँ पर दाब भी कम होता है, क्योंकि ये जो दाब है वो जो ऊपर की सामग्री है वह उसके कारण ये इस पर दबाव लगाती हैं, जिसके कारण से इसका दाब ज़्यादा होता है केंद्र की तरफ। उच्च तापमान पर अगर हम बात करें तो नीचे की सामग्री है वह पृथ्वी के मध्य भाग की ओर पिघल जानी चाहिए थी, लेकिन जो भारी दबाव होता है उसके कारण ये जो पदार्थ है वह ठोस के गुण को प्राप्त कर लेता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके घनत्व की तो जैसे जैसे दाब बढ़ता है जो निकिल एवं जो लोहे जैसे भारी पदार्थ हैं केंद्र की ओर उपस्थिति के कारण, जिसकी हमने नीफे के रूप में बात की थी निकिल और आयरन के रूप में, तो ये पृथ्वी की जो परतों का जो घनत्व है केंद्र की ओर लगातार बढ़ता जाता है। और जो औसत घनत्व क्रस्ट की अगर हम बात करें कोर तक तो ये लगातार बढ़ता है और केंद्र में अगर हम बात करें तो ये होता है 14.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमने बात कर ली टेम्परेचर, प्रेशर और घनत्व के बारे में। इसके अलावा जो आंतरिक का हम इसमें अध्ययन करते हैं आंतरिक भागों का, तो उसका क्या महत्व है उसके बारे में अगर हम देखें तो हम मिट्टी, पानी, धातु और जो औद्योगिक खनिज एवं ऊर्जा जैसे जो मूल्यवान संसाधन जो कि हमें पृथ्वी से मिलते हैं वह पृथ्वी पर उसके लिए हम निर्भर हैं, जिससे कि हम इसको अगर जान पाएंगे अच्छे तरीके से तो उसको हम ठीक तरीके से दोहन कर पाएंगे। इसके अलावा जो अपने पर्यावरण और उसके भीतर जो जीवन के विकास को समझने के लिए हमें आंतरिक भागों का अध्ययन करना आवश्यक है। चट्टान में जो जीवाश्म है उसका अध्ययन करने पर हम भूकंप एवं ज्वालामुखी व तूफान जैसे जो आने वाले जोखिम हैं उसको कम करने, उसके प्रभाव को कम करने के लिए हम तंत्र विकसित कर सकते हैं। साथ ही साथ इससे हम ये समझ सकते हैं कि अतीत में पृथ्वी की जो जलवायु कैसी थी और वह क्यों बदली। इसके अलावा जो जिससे कि हम क्या करेंगे, जो भविष्य में होने वाले जो जलवायु परिवर्तन है उसको समझने का प्रयास कर सकते हैं, उसको मिटिगेट करने का इसके अंतर्गत हम प्रयास कर सकते हैं, जिससे कि जो भविष्य में इसके जो गंभीर प्रभाव होने वाले हैं जलवायु परिवर्तन के उनको हम कम कर सकते हैं। इसके अलावा जो पृथ्वी के बारे में अपने ज्ञान का प्रयोग हम अपने जो सौरमंडल के जो अन्य ग्रह हैं उसके साथ अपने संबंध स्थापित करने के लिए, उसको समझने के लिए हम इसके लिए आंतरिक भागों का अध्ययन इसके अंतर्गत करते हैं। तो ये हमने बात कर ली जो पृथ्वी के आंतरिक भागों के अध्ययन के महत्व के बारे में। अगर हम इसके निष्कर्ष की बात करें तो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना का अध्ययन हम पृथ्वी की बेहतर समझ प्रदान करने के लिए कर सकते हैं। ये भूकंप, ज्वालामुखी, प्लेट टेक्टोनिक
टेक्टोनिक्स जो थ्योरी है उसको समझने में हमारी मदद कर सकता है यदि हम इसके आंतरिक संरचना का ठीक तरीके से अध्ययन करते हैं तो ये हमने क्वेश्चन डिस्कस किया जीएस पेपर 1 के ज्योग्राफी खंड से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन भारतीय राजव्यवस्था खंड से है जिसमें आपसे ये पूछा गया है कि भारत सबसे अधिक आबादी वाला देश बनने के लिए तैयार है। देश के मानव विकास सूचकांक में सुधार बालिकाओं को जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने पर निर्भर करता है, इसको आपको विश्लेषण करना है। तो भारत लगातार उसकी आबादी बढ़ती जा रही है तो उसके बारे में आपको बताना है, कुछ आंकड़े देना है। इसके अलावा जो मानव विकास सूचकांक है जो एसडीआई है उसके अंतर्गत बालिकाओं की जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है वो अगर हम प्रदान कर दें तो वह एक तरीके से हम एसडीआई के जो सुधार इसके अंतर्गत सुनिश्चित कर सकते हैं। इसको आपको विश्लेषण करना है। तो इसका सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो देश के मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत हम इसका इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र की जो नवीनतम रिपोर्ट अभी प्रकाशित हुई है जिसमें जनसंख्या जो संभावनाएं हैं भारत 2023 तक, जो कि पहले 2027 तक बताया गया था, लेकिन अब यह बताया गया है कि जो भारत 2023 तक चीन की आबादी को पार कर देगा। 2030 तक अगर हम बात करें तो ये आबादी हो जाएगी 1.5 बिलियन तक और 2050 तक हम इसको 1.66 बिलियन तक क्रॉस कर देंगे। अगर हम भारत में महिला जनसंख्या की बात करें तो वह जनसंख्या है 48.46%। तो बिना इनकी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा इनके लिए सुनिश्चित किए हम देश के मानव जो विकास सूचकांक है उसको प्राप्त करने में असमर्थ होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें देश के मानव विकास सूचकांक में सुधार में महिला शिक्षा की भूमिका की, तो जब महिलाएं होती हैं राष्ट्र को प्रगतिशील बनाने में और विकास की दिशा में मार्गदर्शन करने में इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर जो महिला राष्ट्र को प्रगतिशील बनाती हैं तो इससे जो बाल श्रम की जो स्थिति होती है वह कम हो जाती है और इसके अलावा जो उत्पादक क्षमता है समाज के जो श्रमिक होते हैं उनकी उत्पादक क्षमता इसके अंतर्गत बढ़ जाती है। इसके अलावा जो कोई महिला शिक्षित होती है तो वह एक तरीके से उसका जो बाल होता है, जो उसका बच्चा होता है, उसका पोषण ठीक तरीके से करती है तो समाज के अंतर्गत जो कुपोषण की जो समस्या है वह उससे कम होती है। महिलाओं की जो शिक्षा है वह समाज की स्थिति में सुधार में एक साधन के रूप में जो असमानताएं हैं समाज के अंतर्गत जो पैट्रियार्की है उसको अंत किया जा सकता है अगर हम महिलाओं को शिक्षित करेंगे तो। इसके अलावा जो शिक्षा समाज में महिलाओं के प्रति जो लैंगिक पूर्वाग्रह हैं, जो प्रेजुडाइसिस हैं, उनको समाप्त करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसके अलावा जो महिला शिक्षा है वह लैंगिक भेदभाव के जो उन्मूलन के लिए, जैसे कि हम बात करें सरकारों में, पंचायतों में, सार्वजनिक मामलों में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित कर सकती है जिससे उनके जो विचार हैं वह नीति और प्रशासन के अंतर्गत वह शामिल हो सकते हैं। तो एक तरीके से जो महिला शिक्षा है वह मानव विकास सूचकांक में बढ़ोतरी करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसके अलावा केवल महिला शिक्षा ही नहीं, उसके कुछ अन्य कारक भी हैं जिससे हम मानव विकास सूचकांक को बढ़ा सकते हैं, जैसे कि उचित आय का वितरण किया जाए। जो आर्थिक संसाधनों का वितरण एवं आवंटन मानव विकास को निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर हम कई वैश्विक मामलों की बात करें, जैसे कि हम बात कर लें साउथ कोरिया और ताइवान की, तो वहां पर प्रारंभिक भूमि सुधारों के अंतर्गत आय वितरण को सुनिश्चित किया गया और आज हम साउथ कोरिया और ताइवान के डेवलपमेंट को देख सकते हैं। साथ ही साथ वहां पर जो ह्यूमन डेवलपमेंट की जो स्थिति है वह काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा अगर हम बात करें सामाजिक बुनियादी ढांचे में निवेश करके भी मानव विकास को ऊपर बढ़ाया जा सकता है। सामाजिक बुनियादी जो ढांचे की अगर हम बात करें तो इसमें शिक्षा एवं स्वास्थ्य एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर हम शिक्षा एवं स्वास्थ्य के सार्वभौमिकरण से जो वंचित वर्ग हैं, जो गरीबी की जाल में फंसे हुए हैं, उनको बाहर निकालने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उनकी जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने और उनको सुधारने में जो शहरीकरण है, आवास की कमी है, बिजली, पानी, शिक्षा एवं स्वास्थ्य की उनकी देखभाल की जो उनकी चुनौतियां हैं, उससे निपटने में नीतियों को निर्धारित करके मानव विकास को सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें मानव विकास के अन्य सुधार के अन्य कारकों की, तो वित्त को सुव्यवस्थित करके भी हम इसमें मानव विकास को सुनिश्चित कर सकते हैं। जो राजस्व सृजन के जो नए स्रोतों को उत्पन्न करने के लिए जो पारंपरिक दृष्टिकोणों को हम सुव्यवस्थित करके एक वित्त को सुव्यवस्थित ढंग से खर्च कर सकते हैं। जो सब्सिडी है, जो उसका युक्तिगत लक्ष्यीकरण किया जा सके, जिसके कि जो जिसको ज़रूरत है उसी को ही सब्सिडी प्राप्त हो। साथ ही साथ जो सामाजिक क्षेत्र के विकास के लिए जो राजस्व है, जो रेवेन्यू है, उसका एक विवेकपूर्ण उपयोग किया जा सके, जिसमें एसडीआई में सुधार के लिए जो आवश्यक वित्तीय आवश्यकता हैं उसको पूरा
किया जा सके, जो शिक्षा है वो स्वास्थ्य है उसमें अधिक से अधिक उसके अंतर्गत रेवेन्यू को इन्वेस्ट किया जाना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें जो सुशासन सुधार करके भी, गवर्नेंस को सुधार करके भी हम इस तरीके के मानव विकास सूचकांक को इसमें बढ़ा सकते हैं, जैसे कि जो परिणाम बजट है, जो आपका रिजल्ट बेस्ड जो बजट होता है, साथ ही साथ जो सोशल ऑडिटिंग की जाती है, सामाजिक अंकेक्षण इसके अंतर्गत जो किया जाता है, लोगों को जो नीति निर्माण में भागीदारी करके, साथ ही साथ इसके जो नवीन तरीके हैं जैसे कि सामाजिक क्षेत्र के विकास में लगी परियोजनाओं को प्रभावी उसका प्रदर्शन मूल्यांकन करके, जिससे वहाँ की जो जनता ही है उसका वह प्रदर्शन का मूल्यांकन करती है उस योजना का, तो इसके द्वारा भी गवर्नेंस सुधार करके भी मानव विकास को सुनिश्चित किया जा सकता है। साथ ही साथ लैंगिक अधिकारिता को बढ़ाकर भी मानव विकास को सुनिश्चित किया जा सकता है, जिसके अंतर्गत लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण में निवेश करके, क्योंकि वह मानव विकास का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो ये हमने बात की जो मानव विकास में महिला शिक्षा तो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, साथ ही साथ हमने कई अन्य कारक भी देखे जो कि मानव विकास में एक महत्वपूर्ण सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इसके निष्कर्ष की बात करें तो एचडीआई स्कोर में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए यदि हम राजनीतिक रूप से प्रतिबद्ध सरकार समावेशी नीति को लागू करेंगे तो हम इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होंगे। साथ ही साथ जो सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा एवं पोषण को मजबूत करने वाली जो नीतियां हैं उनको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। साथ ही साथ इनको और अधिक समतावादी क्रम में जो लिंग भेदभाव जो समाज में होता है उसको समाप्त करके इनको लागू किया जाना चाहिए, और ये प्रयास किया जाना चाहिए कि इस जो योजनाओं का लाभ है समाज के सभी वर्गों तक, जो अत्योदय की जो अवधारणा है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक इन जो योजनाओं का लाभ इसके अंतर्गत पहुंचना चाहिए। तो ये हमने क्वेश्चन डिस्कस किया जीएस पेपर 2 के भारतीय राज्य व्यवस्था खंड से। इसी तरीके के सेशन हम आपके बीच में लाते रहेंगे। अगर आप इसको इस हैंड रिटन इसकी जो पीडीएफ है इसको आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। इसी तरीके के सेशन हम आपके बीच में लाते रहेंगे। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब द अनलॉक जीएस एकेडमी। थैंक यू।